चलो नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन में what is the source of friction? The roughness of the surface, that is the main source of friction. Okay, तो roughness of the system is main source of friction। बराबर, हमें यहाँ पर 3 टाइप के फ्रिक्शंस डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में ये कोई बॉडी है, बराबर, इस पर आप फोर्स लगा रहे हो तो भी ये मूव नहीं कर रही। इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज वन फोर्स विच ओपोजेस दिस, और वो है फ्रिक्शनल फोर्स, बराबर। तो अगर ये एक्सटर्नल फोर्स है तो फ्रिक्शनल फोर्स, बराबर। अगर मैं अपना एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाता हूं तब भी बॉडी मूव नहीं करती, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स खुद अपनी वैल्यू बढ़ा रहा है। मैं सडनली अगर एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर दूं, बराबर, तो भी बॉडी मोशन में नहीं आ रही है, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स ने भी अपनी डायरेक्शन चेंज की। तो इनसे अब मैं ये चीज़ कंक्लूड कर सकता हूं कि हाँ, फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, बराबर। पर फ्रिक्शनल फोर्स को एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसके आगे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग सकता। दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो व्हेन external force F is greater than Fs max, the body will start motion। ठीक है। अब जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स, बराबर। जितना नॉर्मल फोर्स ज़्यादा होगा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स उतना ज़्यादा। इफ आई रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन, द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज म्यू एस। तो म्यू एस क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, बराबर। म्यू एस जो है, म्यू एस डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्टैक्ट एरिया, वो कॉन्टैक्ट एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, बराबर। म्यू एस डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्टैक्ट एरिया, बराबर।
it depends on टाइप ऑफ सरफेस, यानी स्मूथ है या रफ है, मटीरियल ऑफ सरफेस एंड टेम्परेचर, इतनी चीज़ों पर ये डिपेंड करता है मेरा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तभी आएगा जब आप जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो दैट शुड बी ग्रेटर देन Fs मैक्स। समझ में आया? इट शुड बी ग्रेटर देन Fs मैक्स, तभी वो मोशन में आएगा। इतना क्लियर? फिर जब वंस द बॉडी comes into motion बराबर, तो फिर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन बराबर। तो काइनेटिक फ्रिक्शन बराबर, अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स वर्सेस एक्सटर्नल फोर्स को प्लॉट करूं तो ये प्लॉट आपको यूं मिलेगा। समझ में आया? तो पहले जब आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा रहे हो बराबर, पहले जब आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा रहे हो तो फ्रिक्शनल फोर्स वैल्यू बढ़ा रहा है बराबर। ये Fs मैक्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, F इज इक्वल टू Fs मैक्स। उसके बाद अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाया तो यू कैन सी द फ्रिक्शनल फोर्स कम हो रहा है, और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है। तो यू कैन सी काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज स्लाइटली लेस देन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस देन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। जब बॉडी मोशन में है तब उसे काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा बराबर। एंड अगेन काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स बराबर। काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। तो Fk is equal to mu Kn, where mu K is coefficient of kinetic friction, coefficient of kinetic friction। समझ में आया? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो म्यू के इज ऑलवेज लेस देन म्यू एस। तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ऐसी आसान चीज़ें फिजिक्स में आती है। ठीक है, कल की पीडीएफ बराबर, कल का रिकॉर्डिंग, आज की पीडीएफ, आज की रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आज। चलो, इतना क्लियर? सर आपको भेजना है तो भेजो, यहाँ पढ़ता कौन है, देखता भी नहीं है। चलो, फिर कौन सा फ्रिक्शन आएगा? रोलिंग फ्रिक्शन बराबर, रोलिंग फ्रिक्शन।
तो either cylindrical body or spherical body can roll, बराबर। तो if cylindrical body rolls, it is in contact with the surface by a line, and if the spherical surface is in, and if the spherical body rolls, तो it is in contact with the surface by the point, बराबर। तो cylindrical body or spherical body can roll, cylindrical body or spherical body can roll, ठीक है। now rolling frictional force is also directly proportional to normal force, so Fr is mu r n, ठीक है। तो Fr क्या होगा, अरे म्यू आर coefficient of rolling friction, and for given two surfaces, जो दो सरफेस कांटेक्ट में है, बरा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड फाइनली कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। समझ में आया? क्लियर? अब अगर चलो, अब ये आपको पता है ये बहुत जायंट टॉपिक है इसमें, बराबर। फ्रिक्शन को फिर आप मोशन के साथ कोरिलेट कर सकते हो, बराबर। तो अब इसके हम कुछ केसेस देखते हैं। सपोज कोई बॉडी जो है वो इंक्लाइंड प्लेन पर है, अब इस बॉडी पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, mg फोर्स ऑलवेज डाउनवर्ड, नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है। फिर बराबर हमने, अगर मैं इसे फ्रिक्शन वाली सरफेस कंसीडर करूं तो बराबर एक्सपेक्टेड मोशन किस डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शनल फोर्स समझ में आया। अब यहां पर आपको क्या करना है, देखो यहां पर मोशन पैरेलल टू सरफेस ही पॉसिबल है, तो जो फोर्सेस पैरेलल टू सरफेस या परपेंडिकुलर टू सरफेस ना हो उन्हें कंपोनेंट में डिवाइड करने का, बराबर। तो ये परपेंडिकुलर टू सरफेस है और ये पैरेलल टू सरफेस। ये mg जो है वो ना तो पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, तो उसको आपको कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इसे कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, बराबर। तो ये वाला mg है
ये वाला नॉर्मल फोर्स N है और ये स्टैटिक फ्रिक्शन Fs है। ये mg साइन थीटा है, बराबर, ये एंगल थीटा और ये mg cos थीटा, बराबर। अब ये इक्विलिब्रियम के लिए क्या ज़रूरी है, बराबर, हाँ, फॉर इक्विलिब्रियम। अब सपोज मैं ये वाली डायरेक्शन को x कंसीडर करता हूँ और ये वाली डायरेक्शन को y, तो अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो x डायरेक्शन के सारे फोर्स का रिजल्ट 0, y डायरेक्शन के सारे फोर्स का रिजल्ट 0। तो x डायरेक्शन में दो फोर्सेस है, mg साइन थीटा को हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, और fs को नेगेटिव लेंगे। तो यानी आपको क्या मिला, mg साइन थीटा इज इक्वल टू fs। और इसी तरह से वर्टिकल डायरेक्शन के लिए समेशन fy 0, बराबर, तो n माइनस mg cos थीटा, बराबर। तो इससे आपको क्या मिला, बराबर, n इज इक्वल टू mg cos थीटा, बराबर। इसे मैं रिजल्ट 1 कंसीडर करता हूँ, रिजल्ट 2, तो इनका रेशियो ले लेते हैं। तो mg साइन थीटा अपन mg cos थीटा, तो ये क्या आएगा, fs बाय n, बराबर। तो fs क्या मिला आपको, n tan थीटा। अब सपोज मैं ये इंक्लिनेशन चेंज कर सकता हूँ, तो मुझे वो थीटा फाइंड करना है कि किस थीटा तक ये इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। तो जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाओगे तो आपका mg साइन थीटा कंपोनेंट बढ़ेगा, तो mg साइन थीटा कंपोनेंट बढ़ेगा तो उसे कंपेंसेट करने के लिए fs भी बढ़ेगा, क्योंकि fs फ्रिक्शनल फोर्स है, और फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, बराबर। तो जब fs मैक्स हो जाए, उसके करस्पॉन्डिंग जो थीटा मिले वो क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबल। इससे थोड़ा भी आपने थीटा बढ़ाया तो mg साइन थीटा बढ़ेगा, पर fs नहीं बढ़ पाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स अब लगेगा एंड द ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड, बराबर। तो फॉर थीटा मैक्स आपका फ्रिक्शनल फोर्स आपको लेना है, या फिर मैं इसे इस तरह से लिखूं। अब आपको पता है कि fs जो होता है, या तो वो fs मैक्स जितना हो सकता है या उससे कम, कभी fs मैक्स से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब fs को आप ले सकते हो n tan थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू fs मैक्स कितना होता है, म्यू एस, बराबर। सो tan थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस। ये वो कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ऑबे हो रही है तो ब्लॉक बराबर इक्विलिब्रियम में होगा। अगर ये कंडीशन ऑबे नहीं हो रही है तो ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड। अगर ये कंडीशन ऑबे नहीं हो रही है तो ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड। ठीक है,
चलो तो फिर एक टॉपिक था वो मैक्सिमम सेफ स्पीड वाला बराबर। तो मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑन लेवल कर्व्ड रोड बराबर। जब लेवल कर्व्ड रोड होता है बराबर, इस तरीके का ये कर्व्ड रोड है, बराबर, और ये व्हीकल है, तो इसे इस डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगा। उसको अगर मैं उसका एफबीडी बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम बराबर, तो ये फोर्स mg, ये नॉर्मल फोर्स, इस डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगा ma। पर आपको पता है a कितना होता है अगर सर्कुलर मोशन है, v²/r, और इस डायरेक्शन में fs बराबर। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, mg इज इक्वल टू, इन दोनों को एक दूसरे को बैलेंस करना पड़ेगा, और mv²/r को कौन बैलेंस करेगा, fs। तो अगर इनका रेशियो ले लिया जाए तो mv²/r अपन mg इज इक्वल टू fs/n। तो mm कट, v²/rg, fs/n। तो fs क्या हो गया, n v²/rg। पर आपको पता है fs इज लेस देन इक्वल टू fs मैक्स बराबर। तो n v²/rg शुड बी लेस देन इक्वल टू μs n। तो nn कट, तो v शुड लेस देन इक्वल टू √μs rg। इसका मतलब क्या हुआ, जो व्हीकल की स्पीड है √μs rg जितनी या उससे कम, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मैक्सिमम पॉसिबल कितनी हुई स्पीड, तो v मैक्स हो गया √μs rg। अगर कोई व्हीकल लेवल कर्व्ड रोड पर इससे ज़्यादा स्पीड से जा रहा है बराबर, तो उसे बराबर स्लीप हो जाएगा, क्योंकि उसे सूडो फोर्स लगेगा, ये फोर्स इससे ज़्यादा होगा और ये फोर्स इस फोर्स को कंपेंसेट नहीं कर पाएगा बराबर। तो अगर लेवल कर्व्ड रोड पर कोई भी व्हीकल जा रहा है तो उसकी स्पीड इससे कम होनी चाहिए। और यहाँ नोट करने वाली बात क्या है, हियर मैक्सिमम सेफ स्पीड इज independent of mass of vehicle बराबर। चाहे वो बाइसिकल हो या ट्रक हो, सबके लिए मैक्सिमम सेफ स्पीड सेम है, सबके लिए मैक्सिमम सेफ स्पीड सेम बराबर। तो अगर आपको हॉरिजॉन्टल रोड ही है और अगर मैक्सिमम स्पीड बढ़ानी है तो आपके पास एक ही रास्ता है, रेडियस ज़्यादा रखो बराबर, रेडियस ज़्यादा रखो।
आया समझ में? फिर क्या फिर आपको तो पढ़ाना है, चुपचाप पढ़ाओ ना। फिर मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑन banked curved road. लिसन, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि वाई कर्व्ड रोड आर बैंक्ड, कैसे पर क्यों? तो थीटा कंपोनेंट में डिवाइड होगा तो एफ एस कम नहीं हो जाएगा? वो तो अगले केस में, प्रीवियस केस में भी लगता था। क्यों नहीं लगेगा? वो तो उतना ही रहेगा ना। लिसन, अच्छे बच्चे, प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो बच्चों, बराबर गप्पे मत लगाओ। कुछ बच्चे सुनते नहीं है, गप्पे लगाते हैं। चलो, ये आपका व्हीकल है, अब ये मत सोचना सर ऐसा व्हीकल थोड़ी होता है। अब हमेशा टुवर्ड सेंटर इंक्लिनेशन होता है, यानी ये जो सर्कुलर ट्रैक होगा ना वो यूं होगा, यूं। समझ में? आपको ये सोचना था कि ये यूं जा रहा है या यूं जा रहा है, तो जिस तरफ सेंटर होता है ना उस तरफ इंक्लिनेशन होता है। समझ में आया? बढ़िया, अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, आई एम वेरी थैंकफुल। चलो, अब हम फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। तो जो सुडो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि सेंटर इस तरफ है। बराबर, ये अपना वाला फोर्स mg, ये क्या होगा? फिर ये कौन सा फोर्स? नॉर्मल फोर्स। इसमें फ्रिक्शनल फोर्स, लिसन, ये जो है ना, ये सुडो फोर्स, ये व्हीकल को ऊपर की ओर खींच रहा है। फोर्स यूं लग रहा है पर उसके कारण व्हीकल ऊपर जाएगा, तो उसे बचाने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। अब नॉर्मली जब भी इंक्लाइंड सरफेस होती है तो हम क्या करते हैं? जब भी इंक्लाइंड सरफेस होती है तो हम क्या करते हैं? इंक्लाइंड सरफेस में हम जो फोर्सेस सरफेस को पैरेलल या परपेंडिकुलर ना हो उनके कंपोनेंट लेते हैं। यहां पर हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर हमारा टारगेट है इस फोर्स को, जो सुडो फोर्स है mv²/r, उसको कंपेंसेट करना। इसे हमें कंपेंसेट करना है, ठीक है?
तो इसके लिए ये हॉरिजॉन्टल है, तो हम क्या करेंगे, जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं है उसको कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। समझ में आया? जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं है उसे हम कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। तो इसको करना पड़ेगा नॉर्मल फोर्स को, और किसको करना पड़ेगा, एफएस को, क्योंकि ये दोनों ना तो वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। चलो, ये नॉर्मल फोर्स, अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, तो ये होगा n cos थीटा। पता चला ना, ये cos क्यों, जो कंपोनेंट थीटा के साथ होता है वो cos होता है, जो कंपोनेंट थीटा के साथ होता है वो cos होता है, इसलिए ये वाला साइन। अब ये थीटा होगा ऑल्टरनेट एंगल, तो फिर ये होगा ये एफ एस है, ये एफ एस कॉस थीटा, ये एफ एस, और ये वाला एम जी। अब मैं बताता हूं कि क्यों कर्व्ड रोड बैंक रखे जाते। बराबर, अगर आपने हॉरिजॉन्टल रखा होता तो नॉर्मल फोर्स यूं आता, बराबर। अब नॉर्मल फोर्स वर्टिकली अपवर्ड है, तो आपको अब उस केस में सुडो फोर्स हॉरिजॉन्टल होता है, तो सुडो फोर्स को कंपेंसेट करने के लिए नॉर्मल फोर्स कोई रोल प्ले नहीं करेगा, क्योंकि जब नॉर्मल फोर्स वर्टिकल होगा तो वर्टिकल फोर्स के कोई कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं मिलता। पर जब आपने लेवल कर्व्ड रोड को इंक्लाइंड कर दिया तो अब आपको नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिलेगा। ये कंपोनेंट एक्स्ट्रा सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है एन साइन थीटा। पहले सिर्फ एफ एस आपको सेंट्रीपेटल फोर्स दे रहा था और एफ एस का सेंट्रीपेटल फोर्स इनफ नहीं था, बराबर। तो इसलिए एन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिला एन साइन थीटा, ये एक्स्ट्रा कंपोनेंट मिला, इससे आपका सेंट्रीपेटल फोर्स बढ़ा, और सेंट्रीपेटल फोर्स बढ़ने के कारण आपकी मैक्सिमम सेफ स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा सेंट्रीपेटल फोर्स होगा वो आपको बराबर सूडो फोर्स के इफेक्ट में आने नहीं देगा। समझ में आया? बराबर, तो ये आंसर है कि वाई कर्व्ड रोड आर बैंक्ड। तो आंसर है व्हेन कर्व्ड रोड इज बैंक्ड the horizontal component of the normal force provides extra centripetal force, and as a result maximum safe speed increases. Okay, बराबर। तो अभी वो मैं डेरिवेशन नहीं लेता हूं, डायरेक्ट लिख देता हूं, बराबर। तो मैक्सिमम सेफ स्पीड क्या थी, अंडर रूट म्यू एस आर जी tan थीटा प्लस म्यू एस 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। समझ में आया? ये है लेवल कर्व्ड और बैंक कर्व्ड रोड पर मैक्सिमम सेफ स्पीड, बराबर। तो आपके व्हीकल की स्पीड क्या होनी चाहिए, इतनी या इससे कम, तो ही वो सेफली पास हो पाएगा। अगर इससे ज़्यादा है लसर जाएगा। चलो, इतना समझ में आ गया सबको। फिर हमने इसमें एक स्पेशल केस लिया था, इफ यू रिमेंबर, ऑप्टिमम स्पीड। तो ऑप्टिमम स्पीड क्या होती है, लिसन। अगर व्हीकल इतनी स्पीड से जा रहा है कि जो सुडो फोर्स है उसकी वैल्यू एग्जैक्ट एन साइन थीटा है, बराबर। ऑप्टिमम वो स्पीड है जिस स्पीड पर, उस स्पीड पर सुडो फोर्स जो है mv स्क्वायर बाय आर, इट इज इक्वल टू एन साइन थीटा, बराबर। तो अगर एन साइन थीटा ही सुडो फोर्स को कंपेंसेट कर लेता है तो फिर इसमें फ्रिक्शनल फोर्स को एराइज होने की जरूरत नहीं है। तो उस पर्टिकुलर स्पीड पर फ्रिक्शनल फोर्स एराइज नहीं होगा, तो एफ एस होगा ही नहीं। एफ एस नहीं होगा तो म्यू एस भी नहीं आएगा। समझ में आया? तो इसमें आप म्यू एस 0 कर दो तो जो मिलेगा वो ऑप्टिमम स्पीड।
समझ में आया? ऑप्टिमम स्पीड का कंसेप्ट भी समझाया और कहाँ से ऑप्टिमम स्पीड एग्जैक्ट वो स्पीड है जिसके करस्पॉन्डिंग जो सुडो फोर्स लगेगा mv²/r वो एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड वाइज कितना होगा n sin थीटा, यानी n sin थीटा है उसे कंपेंसेट कर देता है। अगर n sin थीटा कंपेंसेट कर देगा तो फिर फ्रिक्शनल फोर्स को एराइज होने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ में आया? फ्रिक्शनल फोर्स को एराइज होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आपको ऑप्टिमम स्पीड उसमें μs 0 कर दोगे तो ये 0 और ये 0 तो tan थीटा बाई 1 यानी tan थीटा, तो आपको मिला √rg tan थीटा। ये है आपकी ऑप्टिमम स्पीड। समझ में आया? ठीक है। अब इसी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन डिराइव किया बराबर क्या था वो हॉरिजॉन्टल, तो अगर आपका रोड हॉरिजॉन्टल है तो थीटा 0 हो जाएगा, तो यहाँ थीटा 0 कर दो तो μs + 0 यानी μs/1 μs rg हो गया, वही हमें मिला था बराबर। समझ में आया? अब यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी है, लिसन, व्हेन स्पीड ऑफ द व्हीकल इज लेस देन ऑप्टिमम स्पीड, समझो जब व्हीकल की स्पीड ऑप्टिमम स्पीड से कम होगी, जब व्हीकल की स्पीड एग्जैक्टली ऑप्टिमम स्पीड है तब mv²/r इज इक्वल टू n sin थीटा होता है। ये मैंने बताया आपको। इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्पीड जो है वो ऑप्टिमम स्पीड से कम है, अगर स्पीड ऑप्टिमम स्पीड से कम है तो क्या होगा, mv²/r जो होगा वो n sin थीटा से कम होगा। तो इस केस में mv²/r इज लेस देन n sin थीटा। तो अब क्या होगा, n sin थीटा ज्यादा है इससे बराबर, तो ये दोनों अगर इस डायरेक्शन में होंगे तो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। समझ में आया? अभी इस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा है तो इसीलिए इस पर्टिकुलर केस में फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ नहीं अराइज होगा, ऊपर की ओर होगा। समझ में आया? और फ्रिक्शनल फोर्स का Fs cos थीटा इस तरफ मिलेगा, तो Fs cos थीटा और mv²/r मिलकर n sin थीटा को कंपेंसेट करेंगे और इस तरह से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। फ्रिक्शनल फोर्स आपको पता है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, उसका काम है रिजल्टेंट फोर्स 0 करना। समझ में आया? तो ये जो पर्टिकुलर केस है, इस केस में Fs इज पैरेलल टू सरफेस अपवर्ड, ये अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा बराबर। व्हेन स्पीड इज एग्जैक्टली इक्वल टू ऑप्टिमम स्पीड Fs does not arise बराबर। when V is equal to V0 Fs does not arise, Fs arise ही नहीं होता, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। एंड ये जो हमने रेगुलर केस पढ़ा, when V is greater than optimum speed, जब आप ऑप्टिमम स्पीड से ज़्यादा होगा बराबर, जब ऑप्टिमम स्पीड से ज़्यादा स्पीड होगी तो क्या होगा, अब ऑप्टिमम स्पीड जब होती है तब ये दोनों इक्वल होता है, तो अगर आपकी स्पीड ऑप्टिमम स्पीड से ज़्यादा है तो mv²/r इज ग्रेटर देन n sin थीटा, यानी अब n sin थीटा इसे अकेले कंपेंसेट नहीं कर पाएगा, इसलिए इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स पैरेलल टू सरफेस डाउनवर्ड होगा और उसका Fs cos थीटा n sin थीटा से मिलकर इसे कंपेंसेट करेगा। समझ में आया? तो इस केस में क्या होगा, mv²/r is greater than n sin theta, so Fs is parallel to surface downward, Fs is parallel to surface downward। आया समझ में? फिर एक और केस है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, मैं सिर्फ याद करा दे रहा हूँ बराबर। कंडीशन टू पार्क व्हीकल ऑन
बैंक रोड, बराबर, यानी बैंक रोड पर आप व्हीकल कब पार्क कर सकोगे। तो ये अल्टीमेटली तो यही केस हुआ ना, ये वाला यही हुआ ना, ये आपका कर्व्ड रोड है और ये से व्हीकल कंसिडर कर लो, तो वो इक्विलिब्रियम में रहे, इसलिए ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। समझ में आया। तो वो कंडीशन क्या होगी, tan थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस। अगर tan थीटा म्यू एस से कम है तो ये पॉसिबल है। ठीक है, आसान है ना फिजिक्स। आसान, इजी। तो फिर हमने कुछ वो फ्री बॉडी डायग्राम वाले क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में, दैट यू नो, बराबर। तो वैसे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। सपोज ये सरफेस है, बराबर, ये ब्लॉक है, ये 1 kg का ब्लॉक है, बराबर, और ये 3 kg का ब्लॉक है और इस पर F इज इक्वल टू 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो आपसे पूछा गया है फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, बराबर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आपको सबसे पहले क्या करने का, सबसे पहले आपको सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालने का। तो मैं अगर इसे सिस्टम कंसीडर करूं तो सिर्फ इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, बराबर। यहाँ पर सरफेस के बारे में कुछ बताया नहीं, सरफेस आपको स्मूथ कंसीडर करनी है, बराबर, सरफेस आपको स्मूथ कंसीडर करनी है, बराबर। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन सिस्टम कितना है, F इज इक्वल टू 40 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या होगा, बराबर, F बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो 40 बाय 4, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हर, अगर सिस्टम का एक्सेलरेशन 10 है तो सिस्टम के हर कंपोनेंट का एक्सेलरेशन 10 है। अब आपको ये जो इसमें जो टेंशन है ये फाइंड करना है। मैंने जब पूरी सिस्टम कंसीडर की तो हमने टेंशन को कंसीडर नहीं किया, क्योंकि उस केस में टेंशन के फोर्स से 3 kg 1 kg पर और 1 kg 3 kg पर फोर्स लगा रहा है। पर जब मैं दोनों ब्लॉक का बना हुआ सिस्टम कंसीडर करूंगा तो ये इंटरनल फोर्सेस हो गए और इंटरनल फोर्स की कोई इफेक्ट नहीं होती। समझ में आया। पर अगर मुझे टेंशन फोर्स, जिस फोर्स को आपको फाइंड करना है, रिमेंबर आपको जिस फोर्स को फाइंड करना है, बराबर, वो एक्सटर्नल फोर्स बनना चाहिए, तभी आप उसे फाइंड कर सकोगे। तो अगर हमें टेंशन फाइंड करना है तो हमें टेंशन को एक्सटर्नल फोर्स बनाना पड़ेगा। समझ में आया। टेंशन को हमें एक्सटर्नल फोर्स बनाना पड़ेगा और टेंशन को एक्सटर्नल फोर्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें टेंशन को एक्सटर्नल फोर्स बनाना है। तो टेंशन को एक्सटर्नल फोर्स बनाने के लिए या तो 1 kg को एज अ सिस्टम कंसीडर करो या 3 kg, दोनों से आपका आंसर आएगा, बराबर। तो मैं अगर मैं 1 kg को सिस्टम कंसीडर करता हूँ तो ये 1 kg का ब्लॉक है, उस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है जो टेंशन फोर्स T, बराबर। तो इस पर एक ही फोर्स लगेगा तो वही रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, बराबर, T। पर रिजल्टेंट फोर्स होता कितना है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपका मास कितना है 1 और एक्सेलरेशन 10, तो आपको 10 न्यूटन मिला, बराबर। अगर मैं 3 kg को सिस्टम कंसीडर करता हूं तो भी ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूं,
तो मैंने 3 kg को सिस्टम कंसिडर किया, तो उस पर 2 फोर्स लगेंगे F एंड T। तो रिजल्टेंट फोर्स, क्योंकि ये ब्लॉक इस तरफ जा रहा है, इससे क्लियर है कि F इज ग्रेटर देन T, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा F माइनस T। पर रिजल्टेंट फोर्स होता कितना है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो आपका T क्या होगा F माइनस m2a। F आपका 40 है, m2 3 है, a 10 है, 10 न्यूटन आ गया। बराबर। अब यही क्वेश्चन अगर यही क्वेश्चन सिर्फ मैं टाइप ऑफ फोर्स चेंज कर देता हूं। अगर मैं ये निकाल दूं, इसे इस तरह का मैं क्वेश्चन बनाऊं, समझो ये 1 kg, सेम क्वेश्चन सेम आंसर, नो चेंज, F इज इक्वल टू 40 न्यूटन। अब ये दोनों कांटेक्ट में है, तो अब क्वेश्चन क्या बनेगा, फाइंड द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन देम। तो जो टेंशन है वही, यही आंसर है, आंसर 10 न्यूटन ही है। समझ में आया? सिर्फ चेंज क्या हो गया, जब मैंने उन्हें बराबर स्ट्रिंग से बांधा था तो ये टेंशन था, अब जब वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो वही फोर्स कांटेक्ट फोर्स बन गया। मेथड यही, पहले एक्सटर्नल, पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर लो, फिर एक्सेलरेशन से अब 1 kg लूँ तो 1 kg पर सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा, 3 kg से जो कांटेक्ट फोर्स लगता है वो सिर्फ एरो इस डायरेक्शन में शो करना है, बराबर। तो एक ही फोर्स लगेगा तो वो हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आया? तो ये जो स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन होते, बराबर, ये फिर इस तरह से भी सॉल्व किए जा सकते हैं। आया समझ में? फिजिक्स है सर, क्या समझ में नहीं आएगा? May I change the page? Thank you. चलो एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो ये पुली है, फ्रिक्शनलेस पुली, बराबर। ये m1 है मास, ये m2 मास है, एंड सपोज m2 इज ग्रेटर देन m1 है। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें फाइंड करनी होगी। क्या? एक तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, बराबर। तो ये फोर्स हुआ mg और ये फोर्स हुआ m2g। अब आप ध्यान से समझो, इसमें सबसे पहले जो आपको रियलाइज करना है वो ये है, अगर ये दोनों फोर्सेस आपको डाउनवर्ड दिख रहे हैं, बराबर, पर इफेक्ट वाइज दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बराबर। m2g से क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होगी कि ब्लॉक 2 नीचे आए एंड ब्लॉक 1 ऊपर जाए। अब m1g की इफेक्ट क्या है, ब्लॉक 1 नीचे आए, ब्लॉक 2 ऊपर जाए। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि दोनों की इफेक्ट ऑपोजिट है, इसलिए हम इन्हें ऑपोजिट डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे। अगर मैं इनको ऑपोजिट डायरेक्शन में कंसीडर करता हूं तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हुआ,
m2g माइनस m1g, यानी m2 माइनस m1g, ये रिजल्टेंट फोर्स हुआ। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, तो मैंने आपको बताया ये एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए क्या करने का, बराबर फोर्स को टोटल मास ऑफ सिस्टम से डिवाइड करने का। तो m2 माइनस m1g ये आपका फोर्स है और टोटल मास ऑफ सिस्टम है m1 प्लस m2। तो आप ये डायरेक्ट याद रख लो, डायरेक्ट आपको एक्सेलरेशन मिल जाए, बराबर। अब मुझे टेंशन फाइंड करना है, तो मैंने आपको क्या बताया, देखो हमने ऑलरेडी टेंशन था ना, पर यहाँ डिस्कस करने में हमने कहीं पर टेंशन को कंसीडर किया नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब मैं पूरी सिस्टम कंसीडर करता हूँ तो टेंशन इंटरनल फोर्स बन जाता है। जब भी आपको टेंशन फाइंड करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, उसे एक्सटर्नल फोर्स बनाना पड़ेगा। और उसे एक्सटर्नल फोर्स बनाने के लिए या तो सिर्फ ब्लॉक 2 को सिस्टम कंसीडर करो या ब्लॉक 1 को सिस्टम कंसीडर करो, बराबर। तो मैं ब्लॉक 2 को सिस्टम कंसीडर करता हूँ, तो इस पर कितने फोर्स लगेंगे, m2g डाउनवर्ड, टेंशन अपवर्ड, पर इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। तो इस केस में रिजल्टेंट फोर्स क्या हुआ, m2g माइनस t, पर ये होता क्या है, m2a। तो आपका टेंशन t क्या आया, m2 कॉमन g माइनस a। ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ आएगा तो माइनस जाएगा, बराबर। या फिर आपके पास दूसरा रास्ता क्या था, ब्लॉक 1 को एज अ सिस्टम कंसीडर करो। तो ये टेंशन और ये m1g, पर ब्लॉक 1 ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, समझ में आया, ब्लॉक 1 ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्लॉक 1 ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो t इज ग्रेटर देन m1g हुआ ना। तो रिजल्टेंट फोर्स आपको क्या लेना है, t माइनस m1g, पर रिजल्टेंट फोर्स होता कितना है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो t क्या होगा, इसे इस तरफ लेकर m1 कॉमन निकाल दो, g प्लस a। अब अगर आप इससे फाइंड करेंगे या इससे फाइंड करेंगे, वैल्यू आपको टेंशन की सेम मिलेगी। आया समझ में? क्लियर? फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये जो सरफेस है बराबर, इसकी हाफ सरफेस जो है वो फ्रिक्शन वाली है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। जब इस ब्लॉक को यहां पर, ये वाली सरफेस स्मूथ है, ठीक है, तो जब इस ब्लॉक को यहां पर रखा गया, तो क्योंकि ये वाली सरफेस तो स्मूथ है, तो mg sin थीटा के कारण ये नीचे आएगी एक्सेलरेटेड मोशन में।
अब ये ब्लॉक जब यहां पर पहुंचता है बॉटम पर तो वो रेस्ट में आ जाता है, बराबर। व्हेन ब्लॉक reaches to bottom it comes to rest। तो आपको म्यूएस फाइंड करना है जो रफ सरफेस है उसके लिए, समझ में आया। अब जब ये यहां पर होगा लिसन तो उस पर फोर्स कौन सा लगेगा, mg साइन थीटा, बराबर। तो पहले हम डिस्कस कर रहे मोशन ऑन स्मूथ सरफेस, मोशन ऑन स्मूथ सरफेस, बराबर। तो जब ये स्मूथ सरफेस पर तो उसे सिर्फ एक ही कंपोनेंट फोर्स लग रहा है mg साइन थीटा, बराबर। mg साइन थीटा एक ही कंपोनेंट लगेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, g साइन थीटा, बराबर। और सपोज ये डिस्टेंस d है तो यहां पर उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और ये फाइनल वेलोसिटी v हुई, बराबर। अब इस पार्ट में क्या हो रहा है, जो वेलोसिटी v थी वो v नॉट 0 हो गई, तो ये आइडेंटिकल हुआ, इसमें भी डिस्टेंस ट्रैवल d, इसमें भी डिस्टेंस ट्रैवल d। इसका मतलब ये हुआ कि इस मोशन में जितना एक्सेलरेशन था इस मोशन में उतना डिसेलरेशन है, बराबर। d उसने एक्सेलरेशन d एक्सेलरेटेड मोशन से d डिस्टेंस ट्रैवल किया और उसकी वेलोसिटी 0 से v हुई, और फिर उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया और वेलोसिटी v से 0 हो गई, तो डिसेलरेटेड मोशन हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रफ सरफेस पर उसका डिसेलरेशन कितना होना चाहिए, g साइन थीटा। इसमें एक्सेलरेशन था, वो डिसेलरेशन था। अब डिसेलरेशन का मतलब क्या हुआ, वो ऊपर की ओर होगा, बराबर। अब अगर जब ये यहां पर है तो उस पर दो फोर्स लगेंगे, ये mg साइन थीटा लगेगा और ये वाला कंपोनेंट होगा Fs, यानी फ्रिक्शनल फोर्स। ये तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा F, समझ में आया। तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स में लिखो। अब मुझे पता है कि ये डिसेलरेटेड मोशन है, यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो मुझे एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कंसीडर करने का। इसका मतलब F जो है वो mg साइन थीटा से ज्यादा है, बराबर। तो रिजल्टेंट फोर्स होगा F माइनस mg साइन थीटा, बराबर। इट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, पर एक्सेलरेशन आपका g साइन थीटा है, तो इसे इस तरफ ले लूँ तो F क्या हो गया, 2 mg साइन थीटा हो गया, यानी फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है वो mg साइन थीटा का ट्वाइस है, बराबर। अब आप ये नॉर्मल फोर्स होगा n और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो नॉर्मली नॉर्मल फोर्स बराबर mg जितना होता है, और इंक्लाइंड होता है तो नॉर्मल फोर्स mg cos थीटा जितना होता है। ये n होगा और इस डायरेक्शन में mg cos थीटा होगा, तो नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू mg cos थीटा। तो F बाय n क्या हुआ, 2 tan थीटा, यानी ये म्यू k कर देने का, तो म्यू k n बाय n 2 tan थीटा, तो n n कट, तो म्यू k इज इक्वल टू 2 tan थीटा। बोलो कितना आसान है फिजिक्स, डोंट यू थिंक सो।